आरोप लगाया जा रहा है कई विपक्षियों के द्वारा कि आप 5 साल तो दिखे ही नहीं, एक बार जीत के गए और फिर आ रहे हैं वोट मांगने दोबारा। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से गिरिडीह जिला 108वें पायदान पर था। 112 आकांक्षी जिलों में 108वें पायदान पर था और 5 साल के कार्यकाल में मैं तीसरे नंबर पर उसको लाया। विपक्ष तो कह रहा है जेएमएम कि राम भजन के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं आप लोग उठाते हैं, और भ्रष्टाचार आपको एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा के दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज ये तो बताए कि मुख्यमंत्री क्यों जेल में, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है क्यों, और अभी एक मंत्री और गए हैं, कई अधिकारी जेल में गए हैं, तो अपनी बात को छिपाने के लिए इस तरह से लोगों का आरोप लगाया। निश्चित है उम्मीदवार जितने भी खड़े हैं उनमें से एक युवा कुर्मी का नेता बोला जा रहा है कि निकले हैं, जयराम महतो, और कई युवा उनके साथ जुड़े। सामाजिक तौर पर ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी के कुर्मी वोटर में से कोई सेंधमारी हो रही है? हमारे आने वाले पीढ़ी तक का प्लान हम लोग बना रहे हैं। कोई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपना करंट देख रहा है, करंट प्रॉपर्टी और करंट देख रहा, पैसा कमा रहा है, लूट रहा है, लेकिन हम लोगों का प्लानिंग 5 वर्ष का नहीं, 47 तक का प्लानिंग है। एक कारण बताइए जिसकी वजह से आपको वोट मिलना चाहिए। कोई ठोस कारण है आपके पास कि क्यों आपको वोट मिलना चाहिए? लगभग 100 से अधिक प्रश्न गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए हमने उठाया, वो अभी रिकॉर्ड का चीज़ है। कोई बोले, और दूसरा कोई भी सांसद का रिकॉर्ड देख लीजिए किसका कितना, किसी का भी 20-25 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारा 100 से ऊपर हमारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मंशा बिल्कुल साफ है कि ओबीसी को किसी भी परिस्थिति में वो उनका आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है कि इस बार आप लोग 400 का नारा इसी वजह से दिए हैं कि आइएगा सत्ता में तो एसटी एससी ओबीसी सबका आरक्षण छीन लीजिएगा। राहुल जी हर मंचों से कह रहे हैं, संविधान बचाने की बात कह रहे हैं। राहुल जी पप्पू हैं, उनको अभी नहीं पता है। गिरिडीह लोकसभा में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। अब कुछ ही दिनों के बाद लोग अपना मत ईवीएम में कैद कर देंगे, और जब ईवीएम खुलेगा तो गिरिडीह में क्या होगा उसी की इच्छा, उसी की प्रतीक्षा और उसी की चर्चा चहुं ओर है। आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे साथ हैं। बीजेपी ने इनको अपना समर्थन दिया है, इस गिरिडीह में सांसद भी हैं और इस बार दूसरी बार इनको मौका दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। चंद्र प्रकाश जी, पहले तो आपको बधाई कि आप पे पार्टी ने विश्वास जताया और बीजेपी ने। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। पहले एनडीए के उम्मीदवार के रूप में पिछली बार भी थे और इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में बनाया गया, तो इसके लिए मैं पूरे एनडीए टीम को अपनी ओर से तहे दिल से हम बधाई देते हैं। आप एक कारण बताइए जिसकी वजह से आपको वोट मिलना चाहिए। कोई ठोस कारण है आपके पास कि क्यों आपको वोट मिलना चाहिए? देखिए, एक कारण नहीं, कई कारण है। क्योंकि 5 वर्षों के कार्यकाल में जो हमने काम किया, जो लोकसभा क्षेत्र में काम किया, आप देखे होंगे कि 2018 में नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से गिरिडीह जिला 108वें पायदान पर था। 112 आकांक्षी जिलों में 108वें पायदान पर था और 5 साल के कार्यकाल में मैं तीसरे नंबर पर उसको लाया। जो विकास का मानक तय करता है नीति आयोग, उसके रिपोर्ट के आधार पर, कोई मेरा अपना रिपोर्ट नहीं, नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर। दूसरा कारण है कि विस्थापितों का जो समस्या है, जो आज तक कोयला खदान में जो विस्थापित, हमेशा आज भी आंदोलन है, कोई भी उद्योग लगता है तो उसमें विस्थापितों का समस्या आज भी है। उसके लिए हमने बहुत लंबा लड़ाई लड़ा और जिसमें सीसीएल और डीवीसी के विस्थापितों के लिए हमने संघर्ष किया, वार्ता भी किया, और विस्थापितों का समस्या के समाधान के लिए जो ट्रिब्यूनल का गठन, जो माइंस खुला उस समय से होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हो पाया था, जिसको हमने करा के दिखाया। अब विस्थापितों का समस्या का समाधान ट्रिब्यूनल के माध्यम से होगा। तो क्या मतलब इस ट्रिब्यूनल में पुराने मामले भी देखे जाएंगे जो मतलब कोई भी विस्थापित का मुद्दा होगा, या फिर सिर्फ नए मामले? नहीं, पुराने ही मामले हैं। चूँकि विस्थापित जो सीसीएल के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा जो लैंड एक्वायर हुआ है, और विस्थापितों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिला। जो भी विस्थापित या गांव विस्थापित हुआ तो उनको
सही जगह पर बसाया नहीं गया और जो उनको सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। ये सब विस्थापन आयोग का यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से मान उठता है, हालांकि राज्य सरकार नहीं की अब तक। तो क्या ये ट्रिब्यूनल उन विस्थापितों को न्याय दिला पाएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, चूँकि राज्य सरकार का विस्थापन नीति एक अलग है और हम लोगों का कोल इंडिया का विस्थापन नीति अलग है, क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन में चलता है, तो इसलिए राज्य सरकार से इसका कोई ये नहीं संबंध नहीं। राज्य में भी जो विस्थापित होते हैं उन लोगों के लिए अलग है और ये भारत सरकार का और भारत सरकार के गाइडलाइन पर चलता है। आपके बारे में ये आरोप लगाया जा रहा है कई विपक्षियों के द्वारा कि आप 5 साल तो दिखे ही नहीं, एक बार जीत के गए और फिर आ रहे हैं वोट मांगने दोबारा। देखिए, जो विपक्ष का आरोप है बिल्कुल निराधार है और जो हमारा विकास का काम है, जो क्षेत्र में जो विकास का काम हमारे द्वारा किया गया, जो उपलब्धि हमारे पास है, मैं लिखित रूप से जनता को सुपुर्द भी किया हूँ कि हमारे कार्यकाल में जितने सड़कें बनी, हमारे कार्यकाल में जितने विस्थापन नीति का आंदोलन हुआ, ओबीसी का हमने आंदोलन किया, नल जल योजना के तहत हमने 75% नल जल योजना का हम लोगों ने काम करवाया और इस तरह से कई योजनाएं हैं जो हम लोगों ने इस पर काम किया है, जिससे लोगों को पूरा विश्वास है कि काम के बल पर और जो उपलब्धि हमारा है, मैंने पहले ही कहा कि काम करने के लिए हमको सांसद के रूप में लोग बनाए और जो यहाँ की समस्या, जो विकास का काम है, नीति आयोग का रिपोर्ट के हिसाब से जो हम उपलब्धि प्राप्त किए हैं, यही हमारा मूल मंत्र है। लेकिन कह रहा है कि आप गिरिडीह के मुद्दों को संसद भवन में उस तरीके से नहीं रख पाते, वो दमदार तरीका नहीं है। कई विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो बेहतर तरीके से रखेंगे, सवाल पूछेंगे। देखिए, विपक्ष के लोगों का इस तरह का आरोप है। अभी तक लगभग 100 से अधिक प्रश्न गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए हमने उठाया, वो अभी रिकॉर्ड का चीज़ है। कोई बोले और दूसरा कोई भी सांसद का रिकॉर्ड देख लीजिए किसका कितना, किसी का भी 20-25 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारा 100 से ऊपर हमारा प्रश्न। तो इस बार क्या लग रहा है? एक तरफ 400 पार का नारा दे रखी है एनडीए ने, फिर यहाँ पे अकेला है, तो इस बार कोई नया समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मथुरा जी आपके प्रतिद्वंदी हैं, जयराम महतो आपके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मथुरा जी का उस तरीके से। देखिए, प्रतिद्वंदी का चुनाव है और चुनाव में सब उम्मीदवार के रूप में सभी लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। उस तरह से लगभग 16 उम्मीदवार हैं। प्रतिद्वंदी अपने अपने विषय को लेकर अपने अपने जनता के बीच में लोग जाता है और हम भी अपने विषय को लेकर और जो हमारा उपलब्धि रहा है उन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। प्लस एनडीए के उम्मीदवार हैं और हम लोगों का पिछला बार भी अच्छा परिणाम मिला था, तो इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखकर और हमारी उपलब्धि को देखकर मैं आप लोगों के बीच में डुमरी में केंद्रीय विद्यालय खोला, गिरिडीह में बाईपास रोड का हमने स्वीकृति दिलाया 144 करोड़ का, सोलर सिटी 194 करोड़ का, गिरिडीह झारखंड में गिरिडीह शहर को ही हमने चयनित करा। तो इस तरह से हमारी उपलब्धि काफ़ी है। एक बात ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि हमने विकास काम किया है, ये सब मुद्दे हैं, इस वजह से जनता वोट देगी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है जेएमएम कि राम भजन के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं आप लोग उठाते हैं, और भ्रष्टाचार आपको एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा के देखिए, वो तो सारा परिणाम बता रहा है जो कांग्रेस के कार्यकाल में और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा, जो खुद मुख्यमंत्री जेल में है और अभी आलमगीर आलम साहब भी जेल गए हैं, तो और कई अधिकारी जेल गए हैं और कई मंत्री भी अभी जाएंगे जेल। मोदी जी ने साफ ऐलान किया कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और आज तक मोदी जी के कार्यकाल में एक भी मंत्री पर, एक भी किसी पर कोई दाग नहीं लगा। इसलिए साफ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित रह सकता है और अच्छा ढंग से चल सकता है। लेकिन वहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग के द्वारा कि भाई जेएमएम के द्वारा कि आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको और कोई टॉपिक आता ही नहीं है, आप लोग हर जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, पहले वो अपना सफाई, अपने गलती को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा आज ये तो बताए कि मुख्यमंत्री क्यों जेल में है, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है क्यों, और अभी एक मंत्री और गए, कई अधिकारी जेल में गए हैं, तो अपनी बात को छिपाने के लिए इस तरह से लोगों का आरोप लगा। निश्चित है राम मंदिर बना है, वर्षों का नाम है, 500 वर्षों से डिमांड था, लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा किए हैं, तो निश्चित है सभी लोग खुश हैं और मोदी जी को चाहते हैं। 2-3 सामाजिक मुद्दा है, उस पर राय आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर फिलहाल सब कोई मौन है और बाद में फिर वो मुद्दा बनता है। एक तो आपने ओबीसी आरक्षण बोला कि मैंने ट्रिपल टेस्ट का बात कराया, जो एक चुनाव हो गया जिसके बाद आप गए कोर्ट, फिर दूसरा चुनाव रुका, सरकार तो फिर चुनाव के बाद उसको कराने के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए सरकार का मंशा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मंशा बिल्कुल साफ है कि ओबीसी को किसी भी परिस्थिति में वो उनका आरक्षण समाप्त करना चाहता है। आप देखिएगा पंचायत चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन बिना दिए राज्य सरकार चुनाव कराई, जो बिल्कुल निराधार था। ट्रिपल टेस्टिंग कराने के बहाने में कराया नहीं गया सरकार को, जबकि ट्रिपल टेस्टिंग कराकर ही चुनाव कराना था, उन्होंने कराया नहीं, बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी सभी लोगों का ट्रिपल टेस्टिंग होना चाहिए था, क्योंकि रिजर्वेशन का आकलन किया जाता है। ट्रिपल टेस्टिंग का मतलब कि रिजर्वेशन देने के बाद अभी वर्तमान स्थिति क्या, उसके आधार पर फिर आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है कि इस बार आप लोग 400 का नारा इसी वजह से दिए हैं कि आइएगा सत्ता में तो एसटी, एससी, ओबीसी सबका आरक्षण छीन लीजिएगा। राहुल जी हर मंचों से कह रहे हैं, संविधान बचाने की बात कह रहे हैं। राहुल जी पप्पू हैं, उनको अभी नहीं पता है वास्तु स्थिति क्या है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया हूँ और राज्य सरकार के विरोध में, और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, राज्य सरकार मुख्य सचिव वहाँ पर एफिडेविट करके दिया कि अगला कोई भी चुनाव होगा, चूँकि पंचायत चुनाव का डेट डिक्लेरेशन हो चुका था, डेट आ चुका था, प्रचार भी, नामांकन भी शुरू हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को नहीं रोका, लेकिन वो डायरेक्शन दिया गया कि नेक्स्ट चुनाव जो भी होगा उसमें ट्रिपल टेस्टिंग कराकर ओबीसी को आरक्षण देना। लेकिन फिर आप देखिएगा राज्य सरकार का मंशा हेमंत सोरेन का कि नगर निकाय चुनाव बिना ट्रिपल टेस्टिंग कराए उन्होंने घोषणा किया, डेट का घोषणा कर दिया, फिर हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट किया तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा, फिर उन्होंने कहा कि मैंने ट्रिपल टेस्टिंग कराकर चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ, कोई ट्रिपल टेस्टिंग नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं ओबीसी के प्रति सरकार का मंशा क्या है, कांग्रेस और जेएमएम का मंशा क्या है। वहाँ पे आप लोग मान लीजिए उम्मीदवार जितने भी खड़े हैं उनमें से एक युवा कुर्मी का नेता बोला जा रहा है कि निकले हैं, जयराम महतो, और कई युवा उनके साथ जुड़े। सामाजिक तौर पर ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी के कुर्मी वोटर में से कोई सेंधमारी हो रही है? देखिए चुनाव सब कोई लड़ रहे हैं, कई लोग हैं, कई लोग चुनाव लड़ते हैं, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, अपने अपने विषय होते हैं, और चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, और उसमें 16 कैंडिडेट अभी भी है मैदान में। हम लोग अपने पार्टी के नीति और अपने एनडीए का जो कार्य है और कार्यकाल रहा, उसके हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कौन किसको क्या प्रभावित करता है वो समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव मैदान में हो रहा है, जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो ये चुनावी प्रक्रिया सब एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो सत्ता में हैं वो लोग दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो खुद अपना गिरबान में उनको झांक के देखना चाहिए। आपकी पार्टी के कई लोग वहाँ पे जाकर रेल रोको, रेल टेका का आयोजन किया था, वो मुद्दा कह रहे हैं कि गौन है, कोई उसको उठा नहीं रहे। क्या वो वाकई में सामाजिक मुद्दा है इसलिए नहीं उठा रहे हैं, या राजनीति से भी देखते हैं? देखिए समय समय पर काम होते रहा और सामाजिक डिमांड है, और सामाजिक डिमांड के लिए मैंने कहा कि ओबीसी के डिमांड के लिए उतनी बड़ी आबादी है, 53% आबादी के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, तो यह लड़ाई सामाजिक है और इसको हम लोग करके रहेंगे और समाज को हक दिला के रहेंगे। एक और मुद्दा आ रहा है कि अगर इस बार जीतेंगे तो ऐसा कौन सा काम कर देंगे चंद्र प्रकाश जी जो मतलब लोग नोटिस करें, बोले कि
इस बार बदलाव क्यों ना हो, मथुरा जी को लोग चांसेस क्यों ना दे या किसी और को चांसेस? देखिए, मथुरा जी तो खुद 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनको उन पर क्या चांस देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जब सरकार ही खुद है झारखंड में और झारखंड में वो मंत्री भी रहे हैं और भू राजस्व मंत्री रहे थे उस समय। आप जानते होंगे कि जितना भी बंदोबस्त ज़मीन था, जितना भी वो गैर मजरूआ ज़मीन था, जो 2011 में रसीद कटना बंद हुआ, जो मथुरा जी के समय हुआ, जो इससे झारखंड के लाखों परिवार लोग इससे प्रभावित हुए। तो यह दुख का विषय है, जो किसी का हक छीनना। एक तरफ मुख्यमंत्री पूरे झारखंड में सरकार के ज़मीन को लूट रहे हैं, गरीब का ज़मीन लूट रहे हैं, दूसरे तरफ आम लोगों का जो पूर्वजों के द्वारा जो खेत बनाया गया है, उसको खलिहान बनाया गया है, घर बनाया गया, वैसे लोगों का अधिकार छीनने का। एक है कि भाई तीसरा चरण को लेकर आप लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग 24 में क्या करेंगे, 25 में क्या करेंगे, ये बता ही नहीं रहे। सीधे बोल रहे 2047 देखो, विकसित भारत बनाएंगे। बोले ऐसे कोई चुनाव लड़ता है? मेन मकसद है संविधान बदलना। देखिए, कानून का एक सिस्टम है और सिस्टम से जो भी प्लानिंग बनता है कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन सा काम होगा और पिछले 5-10 वर्षों में क्या होगा, ये प्लानिंग रहता है। तो आप लोग 47 का क्यों बात कर रहे हैं, 24 का क्यों नहीं? मैंने कहा कि वो एक पार्ट है हमारा, मेरा भविष्य का, फ्यूचर का प्लान है, हमारे आने वाले पीढ़ी तक का प्लान हम लोग बना रहे हैं। कोई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपना करंट देख रहा है, करंट प्रॉपर्टी और करंट देख रहा, पैसा कमा रहा है, लूट रहा है, लेकिन हम लोगों का प्लानिंग 5 वर्ष का नहीं, 47 तक का प्लानिंग है। जो हमारा भारत विकसित भारत बनेगा उसके लिए हम लोग अभी से काम कर रहे हैं, ये हमारा प्लानिंग है। तो तीसरा कार्यकाल में क्या करेंगे? निश्चित है, तीसरा काल में आज हम लोग आज आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर थे, कहाँ 8 से हम लोग 5 आए हैं। तो इस तरह से विकसित भारत बनने के लिए कोई एक दिन में नहीं बन जाता, उसके लिए लंबा प्लानिंग रहता है, सब कुछ रहता है। डेवलपमेंट का काम प्लानिंग है। हमारा बजट आएगा, उस बजट में को हम लोग कैसे कैसे अगले बार क्या करेंगे, ये प्लानिंग रहता है। आयुष्मान की चर्चा छिड़ रही है कि आप आयुष्मान भारत जो आज तक का हम समझते हैं कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय योजना है, जो गरीब आदमी, आम आदमी, जो 5 लाख तक का इलाज का जो सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया, जिसमें लगभग 50 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और मोदी जी ने यह भी घोषणा किया है, अब 60 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनका मुफ्त में इलाज हम लोग सरकार के द्वारा फ्री करेंगे। अनाज वाला तो आपका स्कीम चल रहा है, इसीलिए आप लोगों ने कहा अनाज फ्री कर रहे हैं। देखिए, वो अभी मोदी जी का योजना था कि कोरोना काल में जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, लोगों को रोज़ कमाने खाने वाले मजदूरों को 5 किलो अनाज जो व्यवस्था उस समय किया था, कोरोना काल समाप्त होने के बावजूद भी मोदी जी ने उसको फिर से एक्सटेंशन करके 5 सालों के लिए एक्सटेंशन किया, इसलिए वो काफ़ी लोकप्रिय है। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं 140 में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, लगभग हर व्यक्ति उससे उसका लाभ, हर ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने। और मोदी जी गिरिडीह में ही आकर उन्होंने घोषणा किया कि आने वाला 5 साल में बाकी जितने भी बचे हुए हैं सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास से उन लोगों को आच्छादित किया जाएगा। और विशेष तौर पर जो अभी आप लोग देख रहे हैं झारखंड में किस प्रकार पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का, सेजल का, और एक एक सीट को किस प्रकार बेचा गया, जो आरोप लगा, तो झारखंड सरकार हमेशा इस मामले में भी काफ़ी फेल्योर रहा। जो उन्होंने 5 साल में जो लोगों को 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का बात किया, जो अभी भी नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग तो कानून बना दिए पेपर लीक को लेके, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने कहा कि खुद सरकार उसी में संलिप्त है, राज्य सरकार का। तो कानून बनने से को कानून लागू करना है, जब खुद उसमें इन्वॉल्व हो तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या हो। भावी योजना है हमारा है, जो हम लोग को जैना मोड़ से लेकर डुमरी गिरिडीह होते हुए जो 4 लेन का भी लगभग सैद्धांतिक सहमति आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिलकर मुझे मिल चुका है, जिसका सर्वे का काम चल रहा है कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या लागत आएगा।
उसके अलावे जो हम लोगों का गिरिडीह से लेकर पारसनाथ से लेकर गिरिडीह रेलवे लाइन जो सेंक्शन भी हो गया, सारा चीज़ हो गया। सर्वे के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का सहयोग होता है। उसमें लगभग 100 करोड़ रुपया का लागत था, जिसमें हम लोग रेलवे भारत सरकार के द्वारा 50 करोड़ दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को, मुख्य सचिव को कई बार चिट्ठी लिखा गया, लेकिन अभी तक राज्य सरकार से जो 50% जो पैसा देना था वो अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण वह रेलवे लाइन का काम बंद है। उसके अलावा हम लोग केंद्रीय विद्यालय का स्थापना डुमरी में हम लोगों ने किया, इसका ज़मीन भी हो गया, काम भी चालू हो गया, एडमिशन भी चालू हो गया। गिरिडीह को सोलर सिटी, पूरे झारखंड में पहला सोलर सिटी शहर पर उसको हम लोगों ने स्वीकृति दिलाया, जिसमें 194 करोड़ की लागत से वो बनेगा। तो इस तरह से हमारी भावी योजनाएं हैं। और वहाँ पर आकांक्षी ज़िला में जो हमारा गिरिडीह ज़िला है, तो वहाँ पर भी सहमति हुआ है कि आकांक्षी ज़िलाओं को विशेष पैकेज दिया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारा एक यूनिवर्सिटी है और एक मेडिकल कॉलेज है। आने वाला 5 साल में इसका भी हम लोग सहमति और स्वीकृति दिलाएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in